हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पार्ट ए के जो बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम पार्ट बी के पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, यानी इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पार्ट बी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स, यानी वॉल्वॉक्स के अंदर अलैंगिक प्रजनन। तो वॉल्वॉक्स जो है उसके अंदर अलैंगिक प्रजनन के बारे में हमें बताना है। ये सब टॉपिक्स जो हमारा कोर्स ले चुके हैं उन सब लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पर हमसे पढ़े होंगे। आप लोगों के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सभी जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं उन सब के लिए ये जो पीडीएफ है वो प्लेटफॉर्म पर यानी हमारे ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे ये पीडीएफ दूसरे जो तरीके हैं उनसे ले सकते हैं, जैसे कि हमें मैसेज करके या फिर हमसे कांटेक्ट करके आप ये जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आप उस तरीके से ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स किस प्रकार से होता है, यानी वॉल्वॉक्स के अंदर अलैंगिक प्रजनन जो रहता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स एक शैवाल है, यानी एल्गी है, जो क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य है, यानी जो क्लोरोफाइसी वर्ग होता है उसका सदस्य है वॉल्वॉक्स। अब वॉल्वॉक्स के अंदर हमें अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ना है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पूरा का पूरा जो नोट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन कौन सी प्रावस्थाओं के अंदर होगा? तो अलैंगिक प्रजनन जो है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, यानी अनुकूल दशाओं के अंदर होगा। अब ये अनुकूल दशाएं किसकी होगी? एक तो भोजन की और दूसरी तापमान की, यानी जो फूड है वो भी अनुकूल मात्रा में यानी फेवरेबल अमाउंट में उपस्थित होना चाहिए, और दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी इनके रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यानी इनके अंदर अलैंगिक प्रजनन के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए, तभी जो है वॉल्वॉक्स क्या करेगा? अलैंगिक प्रजनन कर सकता है। अब इसके अंदर अलैंगिक प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर सिनोबियम उपस्थित होता है। ये क्या है? कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की। तो वॉल्वॉक्स के अंदर सिनोबियम क्या उपस्थित होती है? कॉलोनी उपस्थित होती है, यानी समंडल नाम की कॉलोनी उपस्थित होती है। तो इस समंडल ये क्या होता है? मोटाइल सिनोबियम होते हैं। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी किस प्रकार के? गतिमय शैवाल की कॉलोनी बनाते हैं, जिनको हम सिनोबियम यानी समंडल कहते हैं। तो अब इस सिनोबियम की क्या होती है? 5 से 10 15 जो कोशिका होती है, 15 से 20 कुछ कोशिकाएं होती है। कहाँ की? पश्च भाग की। कॉलोनी जो रहती है उसके पश्च भाग की पोस्टीरियर पार्ट की कुछ कोशिकाएं रहती है जो अलैंगिक प्रजनन के अंदर हिस्सा लेती है, और इन जो कुछ कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं क्या करती है? अमाप में वृद्धि करती है, और इन कोशिकाओं के अंदर फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है, यानी खाद्य पदार्थ संचित होता है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? गोनीडिया कहते हैं। यही चीज आपके यहाँ पर हिंदी में लिख रखी है हमने कि ये जो कोशिकाएं रहती है पश्चिम भाग की कोशिकाएं होती है, 5 से 20 तक हो सकती है, जो अलैंगिक प्रजनन के अंदर भाग लेती है। ये आकार में कई गुना बड़ी हो जाती है, इनमें भोजन संग्रहण होता है, और इनको कोशिकाओं को हम गोनीडियम कोशिकाएं कहते हैं। अब इसके अंदर ये कोशिकाएं क्या होती है? जो कॉलोनी की जेलेटिनस मेम्ब्रेन होती है, यानी जो श्लेष्मी आवरण होता है या श्लेष्मी झिल्ली होती है, श्लेष्मी आच्छद होता है, जैसा यहाँ देख सकते हैं, उसके अंदर ये जो 5 से 20 गोनीडिया की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? उसके अंदर धस जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। फिर इसके अंदर सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्मा बट लैक आई स्पॉट एंड फ्लैजिला। तो अब ये जो गोनीडिया की कोशिका है वो धसने से पहले उसके अंदर क्या होता है?
सबसे पहले तो जो आई स्पॉट होता है यानी जो द्रक बिंदु होता है वॉल्वॉक्स के अंदर, वो उससे अंदर से अभाव हो जाता है, यानी वो उसके अंदर से गायब हो जाता है। उसके अलावा उसके जो कशाभिकाएं होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के गोनीडिया की कुछ कोशिकाओं से जो कशाभिकाएं हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनके अंदर ये जो गोनीडिया की कोशिकाएं होती है, इनमें उपस्थित क्या होता है, तो इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म यानी संघ कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होंगे, यानी अब ये जो गोनीडिया रहेंगे इनके अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके रिजल्ट के हिसाब से डॉटर कॉलोनी का निर्माण होगा, यानी इसी प्रकार से अलैंगिक संतति कॉलोनी का निर्माण होगा। तो अब जो गोनीडियम रहता है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, यानी 3 उत्तरोत्तर अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो प्रत्येक गोनीडिया की कोशिका होती है वो 8 सेल स्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सेल स्टेज, यानी 8 कोशिक अवस्था का निर्माण करता है। इस अवस्था को हम प्लेकिया अवस्था कहते हैं, जो अभी हम डायग्राम के अंदर वापस देखेंगे। तो अब ये जो 8 सेल कोशिक अवस्था होती है इसको हम प्लेकिया अवस्था कहते हैं। इस प्लेकिया अवस्था की एक साइड की जो कोशिकाएं रहती है, एक और की जो कोशिकाएं होती है, उसमें अनेक अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं और उसके फलस्वरूप 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जो 16 कोशिकाएं हैं वो एक खोखले गोलक के अंदर यानी होलो स्फीयर के अंदर अरेंज हो जाती है और इसके अग्रभाग की ओर, एंटीरियर पोल की ओर, ध्रुव की ओर, अग्र ध्रुव की ओर एक छिद्र का निर्माण होता है, जिसको हम फिलेफोर कहते हैं, यानी तुम्बका छिद्र कहते हैं, तुम्बका रंध्र कहते हैं या फिर फाइलोफोर कहते हैं। तो अब ये किस प्रकार, अब हमने क्या बोला कि एक अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे किसके, प्लेकिया अवस्था के एक और वो 16 कोशिक अवस्था बना लेगी। अब ये जो 16 कोशिक अवस्था है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसका जो अग्र भाग रहेगा, आगे का भाग रहेगा, उसकी ओर एक छिद्र, एक पोर उपस्थित होगा, जिसको हम फाइलोफोर कहते हैं या तुम्बका रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर आगे और अनुदैर्ध्य विभाजन चलते रहेंगे। अब ये अनुदैर्ध्य विभाजन कब तक चलते हैं, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स कब तक चलते हैं, जब तक जो वॉल्वॉक्स की स्पीशीज है उसकी निश्चित संख्या की कॉलोनी नहीं बन जाती। जब हम सिनोबियम के बारे में बोलते हैं तो सिनोबियम एक निश्चित संख्या की कोशिकाओं वाली कॉलोनी होती है, जिसमें कोशिकाओं का अमाप निश्चित होता है, वह कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होती है। तो ये अनुदैर्ध्य विभाजन तब तक होते रहेंगे जब तक उसमें निश्चित संख्या की कोशिकाएं नहीं बन जाती। अब ये जो कोशिकाएं रहती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये सारी कोशिकाएं नेकेड होती है, यानी नग्न होती है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास अरेंज होती है, और इनका जो नॉर्मल अरेंजमेंट रहता है, नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज अचीव्ड बाय इन्वर्जन ऑफ सेल्स इन अ स्पेयर। तो अब इनका जो सामान्य अधिविन्यास होता है वो ये जो कॉलोनी बनी है उसके प्रतिलोमन से हमें मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी कोशिकाएं नग्न होती है, कशाभिका रहित होती है, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास अरेंज होती है। कोशिकाओं के सामान्य अधिविन्यास गोलक में उपस्थित कोशिकाओं के प्रतिलोमन द्वारा हमें प्राप्त होता है, यानी ये जो कोशिकाएं मतलब ये जो कॉलोनी बन रही है वो क्या होगी, प्रतिलोमित होगी, उसमें इन्वर्जन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद हमें नॉर्मल कॉलोनी वॉल्वॉक्स की मिलेगी अलैंगिक प्रजनन में। अब ये जो कोशिकाएं रहती है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है, पृथक होती है और जेलेटिनस कवरिंग बना लेती है अपने आजू बाजू यानी अपने चारों तरफ, और उसके बाद वापस से क्या होता है, आई स्पॉट यानी द्रक बिंदु आ जाता है और कशाभिका भी वापस अपीयर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक गोनीडिया द्वारा संतति कॉलोनी का यानी डॉटर कॉलोनी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वॉल्वॉक्स के अंदर निर्माण होता है। तो अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे वॉल्वॉक्स की पूरी कॉलोनी उपस्थित है, कॉलोनी। अब इसकी पश्च भाग की कोशिकाएं,
पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं, 5 से 20 कोशिकाएं अमाप में वृद्धि होगी और ये क्या बनाएगी, गोनिडियम बनाएगी। अब इस गोनिडियम के अंदर ये क्या करेगी, गोनिडियम में क्या होता है, ये अमाप में वृद्धि हुई हुई कोशिकाएं रहती है, इनमें कशाभिका नहीं होता है, द्रक बिंदु नहीं होता है, परंतु सघन कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और इसके अंदर जो केंद्रक है वो भी पाया जाता है। तो अब ये जो गोनिडिया है इसमें कशाभिका नहीं है, अब इसके अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कितने होंगे, 3 उत्तरोत्तर अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, यानी 3 सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, 8 कोशिक अवस्था, जिसको हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं, प्लेकिया स्टेज। अब इस प्लेकिया अवस्था की एक और की जो कोशिकाएं होगी वो आगे और विभाजन करती रहेगी और 16 कोशिक अवस्था बना लेगी। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने कहा अग्र भाग की ओर एक छिद्र उपस्थित है, पोर उपस्थित है, और इस पोर को हम फिलिया फोर कहते हैं, यानी तुम्बका रंध्र कहते हैं। अब और आगे विभाजन हो जाएगा, तब कब तक अनुदैर्ध्य विभाजन करेगी ये कॉलोनी, जब तक इसमें निश्चित संख्या नहीं बन जाती कोशिकाओं की, जितनी एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी के अंदर उपस्थित होनी। उसके बाद यहाँ पर होगा इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी, यानी प्रतिलोमन की प्रक्रिया, प्रतिलोमन की प्रक्रिया। तो जिसके अंदर ये कॉलोनी जो है यहाँ से अंदर की ओर मुड़कर वापस से एक गोलाकार संरचना बनाएगी। प्रतिलोमन होने के पश्चात ये जो फिलाफोर जो अग्र भाग की ओर है वो प्रतिलोमन के बाद पश्चिम भाग की ओर यानी पोस्टीरियर ओर चला जाएगा। अब उसके बाद में ये इन्वर्जन होने के बाद ये कोशिकाएं क्या करेगी, आपस में पूरी तरह से जुड़ जाती है और ये अपने चारों तरफ क्या करती है, एक जो जेलेटिनस कवरिंग रहती है, जिलेटिनी आवरण रहता है वो बना लेती है। उसके बाद आगे क्या होगा, जैसे ये वॉलवॉक्स की डॉटर कॉलोनीज आप देख सकते हैं, इसके अंदर वापस से क्या हो जाएंगी, द्रक बिंदु यानी आई स्पॉट अपीयर हो जाएगा, कशाभिका यानी फ्लैजिला अपीयर हो जाएगा और ये जो कॉलोनी है वो अलग से बन जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे मदर कॉलोनी है और इस मदर कॉलोनी के अंदर ये आप देख सकते हैं सब संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। अब ये संतति कॉलोनी मदर कॉलोनी के साथ ही रह सकती है या फिर अलग से भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है वॉलवॉक्स के अंदर क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अलैंगिक प्रजनन में आपको याद क्या रखना है, सिनोबियम, सिनोबियम के अंदर गोनिडिया का निर्माण होगा, गोनिडिया के अंदर प्लेकिया अवस्था होगी, प्लेकिया अवस्था के अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन आगे चलते रहेंगे, निश्चित संख्या की कॉलोनी बनेगी और फिर जो है इन्वर्जन की प्रक्रिया होगी यानी प्रतिलोमन की प्रक्रिया होगी और प्रतिलोमन के बाद वो जो कॉलोनी है पूरी की पूरी बन जाएगी। तो उसमें द्रक बिंदु कशाभिका वापस आ जाएगा और वो डॉटर कॉलोनी मात्र कॉलोनी के साथ भी रह सकती है और अलग भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वॉलवॉक्स के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन। तो ये इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन जो रहता है इसके अंदर पूर्ण होता है। तो अलैंगिक प्रजनन के बारे में हमने देखा कि ये किस प्रकार से पूर्ण होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉलवॉक्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पीडीएफ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वो हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो स्टूडेंट ने हमारा कोर्स परचेज कर रखा है। उसके अलावा जो स्टूडेंट इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, इससे पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम हाथों हाथ आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया क्या होता है एक्टोकार्पस में, यानी एक कोष्ठिकीय और बहुकोष्ठिकीय बीजाणुधानी के बारे में बताइए। अब यहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। एक तो एक कोष्ठिकीय बीजाणुधानी क्या होती है, एक बहुकोष्ठिकीय बीजाणुधानी क्या होती है, यानी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में आपको पता चलेगा।
उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वो है इसके अंदर अलैंगिक प्रजनन, यानी एक्टोकार्पस में जो अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इन्हीं बीजाणुधानियों के माध्यम से, यानी एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी और बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी के माध्यम से होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर इसका आंसर, जिसमें हमने क्या कहा, अलैंगिक प्रजनन के बारे में हमें पता चलेगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक्टोकार्पस में किसके माध्यम से होता है, बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स, यानी द्विकशाभिकी गतिमय चल बीजाणुओं के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन जो है एक्टोकार्पस में होता है। अब ये जो स्पोर्स रहते हैं, दीज मोटाइल जूस्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन डिप्लॉइड थैलस, यानी एक्टोकार्पस का थैलस कैसा होता है, द्विगुणित थैलस होता है। इस द्विगुणित थैलस पर बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर चल बीजाणु बनते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड थैलस रहता है, उसके ऊपर दो प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, जो रहती है एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी और बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी, यानी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो बीजाणुधानी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कोष्ठकीय और बहुकोष्ठकीय, यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर। अब इसके अंदर याद रखने की क्या बात है, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप याद देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये जो चल बीजाणु जिनका निर्माण यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर होता है, वो किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड यानी अगुणित प्रकार के होते हैं, यानी N होते हैं। वहीं पे जिन बीजाणुओं का, यानी जिन चल बीजाणुओं का निर्माण बहुकोष्ठकीय स्पोरेंजिया यानी प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, यानी द्विगुणित होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन चल बीजाणुओं का निर्माण एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी में होता है वो अगुणित बीजाणु होते हैं, वहीं पे जिन चल बीजाणुओं का निर्माण बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी में होता है वो डिप्लॉइड यानी द्विगुणित प्रकार के बीजाणु होते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखें सबसे पहले यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में, यानी एक कोष्ठकीय प्रकार की बीजाणुधानी के बारे में। तो अब ये जो बीजाणुधानी है ये एक्टोकार्पस के डिप्लॉइड थैलस पर ही बनती है। उस डिप्लॉइड थैलस की सब ब्रांचेस यानी उप शाखाओं पर, छोटी उप शाखाओं पर या स्मॉल सब ब्रांचेस पे क्या होता है, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया यानी एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी का शीर्ष पर निर्माण होता है। तो अब इन उप शाखाओं के शीर्ष पर एपिकल सेल जो रहती है वो अमाप में वृद्धि करती है, यानी सेल साइज इंक्रीज करती है, और ग्लोबुलर और एलिप्सॉइडल यानी गोलाकार और दीर्घवृत्ताकार हो जाती है। तो अब सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या उपस्थित है, डिप्लॉइड थैलस है किसका, एक्टोकार्पस का, उसकी कोई भी सब ब्रांच यानी उपशाखा उसके शीर्ष पर कोई भी एपिकल सेल होगी वो किसका काम करेगी, वो बनाएगी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी अब जो उसकी वृद्धि होती है, कोशिका की अमाप में वृद्धि होती है, उसके अलावा वो गोलाकार और वृत्ताकार की हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होगा, उस डिप्लॉइड थैलस की वो जो कोशिका होगी, एपिकल सेल होगी, शीर्ष स्तर कोशिका होगी, वो किस प्रकार की है, तो वो 2n प्रकार की है, यानी द्विगुणित प्रकार की है। उसके अंदर जो केंद्रक है वो किस प्रकार का है, द्विगुणित उपस्थित है। तो वो द्विगुणित थैलस था, डिप्लॉइड थैलस था, तो उसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित है, किसमें, शीर्ष स्तर कोशिका में। अब उस शीर्ष स्तर कोशिका की अंदर क्या होगा, पहले तो एक बार मियोसिस डिवीजन होगा यानी अलसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद अनेक माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे 32 से 64 क्या बन जाएंगे, अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर किस प्रकार के बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। तो अगुणित किस प्रकार से होगा, अलसूत्री विभाजन होगा एक, और उसके बाद अनेक समसूत्री विभाजन होंगे, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं होगी वो किस प्रकार की हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर
जीव द्रव्य विदलन होगा, यानी साइटोप्लाज्म में क्लीवेज होगा और साइटोप्लाज्मिक खंड यानी जीव द्रव्य खंड बन जाएंगे। परंतु यहाँ पर जो होता है भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अब यहाँ पे भित्ति का निर्माण नहीं होगा तो जितने भी कोशिका द्रव्य खंड होंगे वो एक ही कोष्ठक के अंदर, एक ही लोक्यूल के अंदर उपस्थित होंगे। इसी वजह से ये जो लोक्यूल होता है इसको हम यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम यानी एक कोशिकीय चल बीजाणुधानी कहते हैं। तो अब इनके अंदर जो जितने भी जो चल बीजाणु निर्मित होंगे वो अगुणित होंगे और एक ही लोक्यूल के अंदर यानी एक ही कोष्ठक के अंदर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको एक कोशिकीय बीजाणुधानी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी जीव द्रव्य खंड हैं वो सभी एक नाशपति आकार की पियर शेप यानी नाशपति नुमा अगुणित एक केंद्र की कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और ये सब जो चल बीजाणु बनाएंगे। और जो चल बीजाणु कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेट यानी द्विकशाभिक चल बीजाणु होंगे। अब सिंस दीस जूस्पोर आर डेवलप बाय मियोसिस, यानी अब ये जो चल बीजाणु बने हैं इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है यानी मियोसिस द्वारा हुआ है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मियोजूस्पोर। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इनको हम बोलते हैं मियोजूस्पोर यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने गए चल बीजाणु। तो यहाँ पे इसका डायग्राम इंसर्ट कर रखा है हमने कि ये क्या है, एक्टोकार्पस का डिप्लॉइड थैलस है। इस डिप्लॉइड थैलस की कोई भी सब ब्रांच यानी उपशाखा क्या करेगी, उस उपशाखा की शीर्ष की जो कोशिका होगी वो बनाएगी स्पोरेंजियल इनिशियल यानी बीजाणुधानी प्रारंभिक। अब उस बीजाणुधानी प्रारंभिक के अंदर पहले तो क्या है, द्विगुणित केंद्रक यहाँ पे उपस्थित है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसा केंद्रक है, द्विगुणित, क्योंकि ये जो कोशिका है वो किस पे है, डिप्लॉइड थैलस पर। अब उसके अंदर क्या होगा, पहले तो अनेक समसूत्री विभाजन होंगे और एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसकी वजह से ये जो कोशिकाएं होगी, केंद्रक होंगे, वो सारे कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो अब इनके द्वारा जो चल बीजाणु बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे, अगुणित चल बीजाणु कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक ही लोक्यूल के अंदर, एक ही कोष्ठक के अंदर सारे जो केंद्रक के उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं। अब जो प्रत्येक केंद्रक रहेंगे उनके ऊपर कोशिका द्रव्य संघन होकर अलग अलग कोशिका द्रव्य खंड बना लेगा। अब ये कोशिका द्रव्य खंड जो है जल्द ही रूपांतरित हो जाएंगे एक केंद्र की अगुणित चल बीजाणु में, जो मियोसिस द्वारा बनते हैं, जिनको हम मियोजूस्पोर कहते हैं। तो अब ये कोशिका द्रव्य खंड बन जाएंगे। अब ये जो जूस्पोर रहते हैं वो किस प्रकार का है, नाशपति आकार का है, केंद्रक उपस्थित है, इसमें दो प्रकार के कशाभिका उपस्थित है जो रहते हैं टिंसल फ्लैजिला और फिप्लेस फ्लैजिला यानी कचाब और कूच कशाभिका। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड हो गया। अब ये जो जूस्पोर रहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसका जर्मिनेशन किस प्रकार से होगा। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका जर्मिनेशन यानी इनका अंकुरन किस प्रकार से होगा। तो अब ये जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम से जो चल बीजाणु बने हैं वो अगुणित है, ये जूस्पोरेंजियम से यानी चल बीजाणुधानी से बाहर विमुक्त हो जाएंगे। उसके बाद जूस्पोर अलग हो जाएंगे यानी सभी जो जूस्पोर है वो एक साथ है, वो अब पृथक हो जाएंगे। पृथक होने के पश्चात ये किसी भी अधोस्तर से जाके जुड़ जाएंगे यानी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाएंगे। सबस्ट्रेटम से जुड़ने के बाद ये डीफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे यानी इनका कशाभिका नष्ट हो जाएगा। कशाभिका नष्ट होने के बाद ये अपने चारों ओर एक भित्ति का स्त्रावन करते हैं, जिसको हम जिस अवस्था में हम इस बीजाणु को कहते हैं रेस्टिंग स्पोर यानी विश्राम अवस्था बीजाणु। अब ये जो विश्राम अवस्था बीजाणु है, जब भी अनुकूल दशाएं आएगी यानी फेवरेबल कंडीशन में, ये क्या कर लेगा, अंकुरित हो जाएगा, जर्मिनेट होगा और वापस थैलस बना लेगा। अब इसके द्वारा जो थैलस बना है वो किस प्रकार का होगा, अगुणित एक्टोकार्पस का थैलस होगा। तो अब इसी चीज को यहाँ डायग्राम में देखें तो ये चल बीजाणु बाहर निकल गया, विमुक्त हो गया चल बीजाणुधानी से। तो अब ये चल बीजाणु किसी सबस्ट्रेटम पे जाके जुड़ेगा, वहाँ पे इसका कशाभिका नष्ट हो गया। फिर ये रेस्टिंग स्पोर यानी
विश्राम अवस्था बीजाणु का कार्य करता है। जैसे ही अनुकूल दशाएं आती है, जर्मिनेशन करता है, जर्म ट्यूब निकालता है, सेप्टम का निर्माण करता है और आगे जो है प्रोस्टेट तंतु यानी श्यान तंतु का निर्माण कर लेता है और पूरे के पूरे एक्टोकार्पस के थैलस को बनाता है। परंतु यहाँ पे फर्क क्या है, ये एक्टोकार्पस कैसा होगा, अगुणित होगा। अब ये हो गया यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के बारे में। इसके बाद प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम यानी बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। अब बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी जैसा कि हमने कहा कि ये क्या होगा, ये भी डिप्लॉइड थैलस पे बनेंगे, परंतु इनके द्वारा जो बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं, वो द्विगुणित प्रकार के होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो अब ये यूनिलोक्यूलर हो गया, अब है प्लूरिलोक्यूलर। तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया आर इलोंगेटेड और कॉनिकल, यानी ये जो संरचना रहती है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की, वो दीर्घकृत या फिर शंकु आकार की यानी शंकु के आकार की संरचना होती है। ये भी कहाँ बनते हैं, उपशाखाओं पर बनते हैं, जहाँ पर ये स्पोरेंजियल इनिशियल बनाते हैं पहले, यानी चल बीजाणुधानी प्रारंभिक बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं यानी ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। और ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ पे 6 से 12 कोशिक तंतु का यानी 6 to 12 सेल फिलामेंट का निर्माण होता है। आफ्टर दिस यानी इसके पश्चात ये 6 से 12 कोशिक तंतु बन गया, उसके पश्चात क्या होता है, उसके अंदर कई अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं और एक मल्टी सेल्यूलर संरचना का निर्माण होता है, यानी एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसी को हम प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया यानी बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी कहते हैं। अब डिवीजन के टाइम क्या होता है, इन स्पोरेंजियल इनिशियल यानी बीजाणुधानी प्रारंभिक के अंदर ओनली माइटोसिस होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड जो है वो कंडीशन आती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड कंडीशन उपस्थित होती है। तो सारे जो केंद्रक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। तो अब यहाँ पे जो कोशिकाएं बनेगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो प्रत्येक कोशिका है उसके अंदर उसका जो कोशिका द्रव्य रहेगा वो रूपांतरण करके मेटामॉर्फोसिस करके क्या करेगा, एक डिप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड माइटोजोस्पोर या फिर न्यूट्रल स्पोर का निर्माण करेगा। यानी अब उसका कोशिका द्रव्य क्या होगा, रूपांतरण करेगा और एक द्विगुणित एक केंद्र की तटस्थ बीजाणु या माइटोजोस्पोर का निर्माण करता है, जिसको हम सूत्री चल बीजाणु भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो सूत्री चल बीजाणु होता है वो किस प्रकार की संरचना होती है, तो ये जो संरचना रहती है वो होती है किडनी शेप्ड यानी वृक्काकार संरचना होती है, जिस पर पार्श्वीय कशाभिका उपस्थित होते हैं, यानी 2 लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक जो रहता है वो प्रतोद होता है और दूसरा जो रहता है वो कूल्च प्रकार का होता है, यानी विप्लैश और टिंसल फ्लैजिला दोनों ही प्रकार के कशाभिकाएं उपस्थित होती है। तो अब ये जो द्विगुणित प्रकार का जो चल बीजाणु है, ये जो माइटोजोस्पोर है या तटस्थ बीजाणु है, न्यूट्रल स्पोर है, वो क्या होगा, विमुक्त होगा। विमुक्त होने के बाद किसी सबस्ट्रेटम यानी किसी अधोस्तर से जा चिपकेगा, वहाँ पे ये डीफ्लैजिलेट होगा यानी इसका कशाभिका नष्ट होगा, वॉल का सीक्रेशन करेगा और अनुकूल दशाएं आने पर अंकुरन करके डिप्लॉइड प्लांट बना लेगा एक्टोकार्पस का, यानी द्विगुणित पादप बना लेगा एक्टोकार्पस का। तो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें, एक डिप्लॉइड एक्टोकार्पस है, उसकी कोई भी उपशाखा, उसके ऊपर बनेगा बीजाणुधानी प्रारंभिक। अब इसके अंदर क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और ये यहाँ पे बनाएगा 6 से 12 कोशिक तंतु, 12 सेल्ड फिलामेंट। अब इसके अंदर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के विभाजन होंगे और ये बना लेगा बहुल कोष्ठीय बीजाणुधानी यानी प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर जो केंद्रक है उनमें क्या कौन से विभाजन हुए, जो सारे कोशिकाएं बनी है वो किसके फलस्वरूप बनी है, माइटोटिस या माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो ये जो सारी कोशिकाएं होंगी उसमें जो केंद्रक होंगे वो कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे।
तो अब इन द्विगुणित केंद्रकों का या द्विगुणित कोशिकाओं का क्या होगा, रूपांतरण होगा। इनका जो कोशिका द्रव्य होगा वो मेटामॉर्फोसिस करेगा और बनाएगा चल बीजाणु। जो चल बीजाणु कैसे होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं, जो पार्श्वीय ओर लोकेटेड होती है, जिसमें से एक टिंसल और एक विप्लेश यानी एक कचाब और एक कूच प्रकार का कशाभिका उपस्थित होता है। ये किडनी आकार का जो स्पोर होता है यानी वृक्काकार चल बीजाणु होता है। तो इस प्रकार से ये चल बीजाणु बाहर निकलने के बाद वही प्रक्रिया से जाके किसी अधोस्तर पे चिपकेंगे, डिफ्लैजिलेट होंगे और अंकुरन करके नया थैलस बनाएंगे। पर फर्क क्या है, यूनिलेक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर से जो चल बीजाणु निकले थे वो मियो चल बीजाणु थे और उनके द्वारा अगुणित एक्टोकार्पस का निर्माण हुआ था। वहीं पे जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया यानी बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी है, इसके अंदर से जो चल बीजाणु निकले हैं वो माइटोचल बीजाणु हैं यानी तटस्थ बीजाणु हैं जो द्विगुणित प्रकार के होते हैं और इनके द्वारा द्विगुणित एक्टोकार्पस के पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये प्लूरिलोक्युलर का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन था किसके बारे में, एक्टोकार्पस के बारे में, जिसमें हमने एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी के बारे में पढ़ा, जिनके द्वारा एक्टोकार्पस में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन भी होता है। तो अब ये जो आपको सारा कुछ है ये हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, आप हमारे कोर्स को भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो ये PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन, यानी जो लाइकेन होते हैं, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है। तो इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़े, यानी बाह्य संरचना के बारे में पढ़े। तो जो लाइकेन की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, बाह्य संरचना इसमें 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक आता है क्रस्टोस लाइकेन, दूसरा आता है फोइलोज लाइकेन और तीसरा आता है फ्रूटिकोज लाइकेन, यानी परपटिमय लाइकेन, पर्निल लाइकेन और शुपिल लाइकेन। तो अब ये तीनों ही प्रकार के लाइकेन्स के बारे में अगर हम पढ़े तो क्रस्टोज लाइकेन है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये कैसा है, परपटिमय लाइकेन है, पपड़ी नुमा लाइकेन है। तो इस लाइकेन के अंदर क्या होता है, ये जो लाइकेन होता है वो बहुत चपटा होता है यानी फ्लैट होता है, थिन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की पालियाँ नहीं उपस्थित होती यानी इसमें किसी भी प्रकार के लोब्स नहीं होते हैं। ये जो है कहाँ पर मिलता है, तो ये हमें पत्थरों से, चट्टानों से, पेड़ों की छाल से या पेड़ों की ट्रंक से यानी वृक्षों की छाल से चिपका हुआ मिलता है। किस प्रकार का लाइकेन है, पपड़ी नुमा है, बहुत ही पतला होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है, पेड़ों की छाल, चट्टानों इन सबसे चिपका हुआ मिलता है। अब ये चिपकता किसके माध्यम से, तो ये अधोस्तर से सूत्रनुमा यानी थ्रेड नुमा संरचनाओं से चिपकता है, जिनको हम राइजीन्स कहते हैं। अब ये जो है राइजीन्स द्वारा उन अधोस्तर से चिपकता है। अब हमसे पूछे कि इसका जो कलर रहता है, कि ये जो क्रस्टोस जो लाइकेन होते हैं इनका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये ब्राउन यानी भूरे, लाल, गुलाबी या फिर धूसर रंग के, जो ऐश होती है जिसको हम राख बोलते हैं उसके रंग के, या फिर पीले रंग के होते हैं। अब इनके उदाहरण देखा जाए तो हेमाटोनोमा, लेसिडिया, ग्रेफिस, राइजोकार्पन जो है क्रस्टोस प्रकार के लाइकेन के उदाहरण है। इनकी संरचना आप देख सकते हैं, ये एपोथीसिया का निर्माण भी इसके अंदर होता है और इस प्रकार के पपड़ी नुमा लाइकेन होते हैं। फिर आता है सेकंड प्रकार का, इनके बाह्य संरचना के आधार पर दूसरा प्रकार का लाइकेन कौन सा होता है, पर्निल लाइकेन, जिसको हम पत्ती नुमा लाइकेन भी कहते हैं। तो अब ये लाइकेन भी कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, पत्ती के समान यानी लीफ के जैसे चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इनके अंदर लोब्ड थैलस यानी लोब्स उपस्थित होती है, पालियाँ उपस्थित होती है। इनका जो बेसल पार्ट रहता है यानी आधारी भाग रहता है वो अधोस्तर से पार्शियली यानी आंशिक रूप से चिपका रहता है, किसके माध्यम से, फंगल थ्रेड स्ट्रैंड के माध्यम से यानी कवक सूत्रों के माध्यम से, जिनको हम राइजीन्स नाम से ही जानते हैं। अब इनका रंग कैसा होता है, तो ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, कैसे, गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका उदाहरण पूछा जाए तो गायरोफोरा, कोलेमा, पाल्मेलिया, ज़ेंथोरिया, ये जो उदाहरण है ये किसके हैं, पर्निल लाइकेन के, फोलियोज लाइकेन के। अब इनकी संरचना आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना जो है
फोइलोज लाइकेन की उपस्थित होती है। अब तीसरा प्रकार का लाइकेन आता है संरचना के आधार पर, वो है शुपिल लाइकेन। अब ये शुपिल लाइकेन किस प्रकार के होते हैं, तो ये श्रबी लाइकेन होते हैं, यानी ये जो है झाड़ी नुमा लाइकेन होते हैं। इनके अंदर क्या है उपस्थित होता है, वेल डेवलप्ड शब लाइक प्लांट उपस्थित होता है, यानी अत्यधिक शाखित झाड़ी नुमा संरचना पाई जाती है इसके अंदर। इनकी जो बॉडी होती है वो मोर क्लियर और कॉम्प्लेक्स होती है, यानी स्पष्ट रूप से दिखती है वह, उसके अलावा इसकी जटिल संरचना होती है। इनके अगर आकार की बात करें तो सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, रिबन लाइक यानी रिबन जैसा, ब्रांच यानी स्वतंत्र रूप से शाखित इनकी फ्रूटिकोज लाइकेन की संरचना होती है। अब इनका जो प्लांट बॉडी रहता है वो सबस्ट्रेटम से किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, तो हेल्प ऑफ बेसल म्यूसिलेज डिस्क, यानी आधार के अंदर श्लेष्मी डिस्क उपस्थित होती है जिसके माध्यम से यह अधोस्तर से जुड़ा रहता है। इसके अगर हमसे कलर पूछे जाए तो ये ऐश लाइक यानी धूसर रंग का, ब्राउन ग्रीन यानी भूरे हरे रंग का, येलो ग्रीन यानी पीले हरे रंग का, व काले रंग का जो है फ्रूटिकोज लाइकेन देखने को मिलता है। अगर उदाहरण पूछे जाए तो क्लेडोनिया, अर्विनिया और असनिया जो लाइकेन है वो फ्रूटिकोज लाइकेन यानी शुपिल प्रकार के लाइकेन की संरचना के उदाहरण है। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। अब इसके अंदर और भी प्रकार की कुछ लाइकेन हमें देखने को मिलते हैं जो इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाते हैं, यानी मध्यवर्ती थैलस की संरचना दिखाते हैं। जो हमने 3 प्रकार के लाइकेन पढ़े, ये तो संरचना के आधार पर, बाह्य संरचना के आधार पर मुख्य प्रकार के लाइकेन होते हैं, जो होते हैं क्रस्टोज लाइकेन यानी परपटिमय लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन यानी शुपिल लाइकेन, और फोलियोज लाइकेन यानी पर्निल लाइकेन। अब इसके अलावा कुछ ऐसे लाइकेन भी होते हैं जो मध्यवर्ती थैलस की संरचना दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है सेंट्रिया का। अब इस सेंट्रिया के अंदर क्या होता है, जो थैलस रहता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, परंतु इसके अंदर लोब्स उपस्थित होती है जो फोलियो समान संरचना दिखाती है। यानी ऐसे तो ये पपड़ी नुमा लाइकेन है, परंतु इसके अंदर लोब्स पाई जाती है जो फोलियोज लाइकेन यानी जो हमारे पर्निल लाइकेन होता है उसके समान संरचना दिखाती है। दूसरा है स्क्वैमोरिया मुरेलिस। इसके अंदर जो केंद्रीय भाग रहता है थैलस का वो क्रस्टोज लाइकेन की तरह होता है, यानी पपड़ी नुमा लाइकेन की तरह होता है, परंतु इसके जो किनारे रहते हैं वो लोब्स उसमें भी उपस्थित होती है, यानी पालिया वहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो है कौन सी अवस्थाएं हैं, इंटरमीडिएट अवस्थाएं हैं, यानी मध्यवर्ती थैलस की अवस्थाएं हैं बाह्य संरचना के आधार पर। तो यही था लाइकेन की बाह्य संरचना के बारे में, जिसमें हमने मुख्य 3 प्रकार पढ़े और 2 मध्यवर्ती प्रकार के उदाहरण पढ़े। एक होता है पपड़ी के समान लाइकेन जिसमें किसी भी प्रकार का लोब वोब उपस्थित नहीं होता है और वो पपड़ी नुमा होता है और थिन होता है, पतला होता है, राइजिन के माध्यम से अधोस्तर से चिपका रहता है। वहीं पे दूसरा हमने पढ़ा फोलियोज यानी पर्निल। पर्निल के अंदर क्या होता है, ये पत्ती की नुमा संरचना के होते हैं, इसमें लोब्स उपस्थित होते हैं यानी पालिया पाई जाती है। वहीं पे तीसरा हमने पढ़ा फ्रूटिकोज लाइकेन यानी शुपिल लाइकेन, जो झाड़ी नुमा संरचना प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वायरसेस, यानी ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, विषाणुओं का जो संचरण होता है, यानी जो फैलने का तरीका है किसका, विषाणुओं का यानी वायरसेस का। तो वायरसेस किस प्रकार से संचरित होते हैं, फैलते हैं, ट्रांसमिट किस प्रकार से होते हैं, तो ये हमें देखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो द इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक फीचर ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इज दैट दे ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्दी बाय अ लिविंग एंटाइटी। यानी जो वायरसों का विषाणुओं के संचरण का तरीका है उसकी मुख्य बात यह है कि वो संक्रमित पादप से असंक्रमित या स्वस्थ पादप में जाते हैं, परंतु उसके लिए उसे लिविंग एंटाइटी यानी जीवित होस्ट की ज़रूरत होती है जो उसको फैला सके, या फिर किसी एंटाइटी की, वेक्टर की, वाहक की या होस्ट यानी परपशी की अभिगमन के लिए ज़रूरत होती है। तो अब इसमें मुख्य विधियां हम पढ़े किसकी, ट्रांसमिशन की, संचरण की। तो इसके अंदर क्या आता है, वायरस ट्रांसमिशन जो है सबसे पहले हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा किस प्रकार से वायरसों का, विषाणुओं का संचरण होता है। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, कायिक भाग का यूज़ करते हैं। तो अब उस कायिक भाग के अंदर कोई विषाणुओं का रोग हो रखा हो, यानी वो रोग द्वारा संक्रमण हो रखा हो,
तो हम जब उसका संरोपण करेंगे तो क्या होगा, वो जो डिजीज है वो फैल जाएगी। तो इस प्रकार का वायरस का संचरण जो है पेरिनियल पादप के कायिक अंगों द्वारा, यानी बहुवर्षीय पादप जो रहते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट द्वारा होता है। अब इसका उदाहरण देखा तो इरविन और उसके जो साथी थे, इरविन और उसके साथी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1891 के अंदर ऐसा देखा, पीच येलो डिजीज जो है यानी आड़ू का पीत रोग, इसका जो संचरण है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के माध्यम से इन्होंने नोट किया। तो अब ये होता कैसे है, जैसे कि हमने किसी भी पादप भाग ले लिया, जैसे उसकी स्टेम, उसकी रूट या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको रोप दिया कहाँ पर, उसका उपरोपण कर दिया हमने किसी स्वस्थ पादप पर यानी हेल्दी प्लांट पर। अब वो हेल्दी प्लांट के ऊपर जो इन्फेक्टेड भाग लगा है उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन, और ये जो डिजीज है वो क्या हो जाएगी, संचरित हो जाएगी, रोग जो है वो फैल जाएगा। तो इस प्रकार जो है रोगों का संचरण कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है बाय सॉइल, यानी मिट्टी द्वारा या मृदा द्वारा किस प्रकार से विषाणुओं का रोग फैलता है यानी विषाणुओं का संचरण होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो मेयर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1888 के अंदर सबसे पहले टीएमवी यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस, इसका जो संचरण है मृदा द्वारा नोट किया। इन्होंने क्या देखा, वायरसेस जो है मृदा द्वारा वो जो डेब्रिस पड़ा रहता है यानी जो भूमिगत भागों का जो अवशेष पड़ा रहता है मृदा में, वहाँ से जो है चला जाता है। वायरस इन्फेक्ट्स रूट सिस्टम, और वायरस जो है उसके मूल तंत्र को क्या करता है, रोगित करता है, रोगग्रस्त करता है। और ये जो वायरस जो रहते हैं उनकी जो वायबिलिटी होती है यानी जीवन क्षमता होती है वो सॉइल के टेक्सचर पर यानी मृदा के गठन पर, किस पे, सॉइल के टेक्सचर पर डिपेंड करती है यानी मृदा के गठन पर निर्भर करती है। अगर मृदा द्वारा संचरित वायरसेस का एग्जाम्पल हम देखें तो टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस, डब्ल्यूएमवी वीट मोज़ेक वायरस और पोटैटो मोज़ेक वायरस, ये जो है मृदा द्वारा संचरित वायरसों के उदाहरण हैं। अगला जो आता है संचरण का तरीका, ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट यानी स्पर्श द्वारा संचरण। अब स्पर्श द्वारा संचरण किस प्रकार होता है, तो बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एपिडर्मिस ऑफ लीव्स गेट डैमेज ड्यू टू रबिंग। अब एक रोगित पादप है और एक स्वस्थ पादप है, पास पास लगे हुए हैं, किसी बहुत तेज हवा चल रही है या किसी भी वजह से वो दोनों आपस में क्या है, संपर्क है, एक दूसरे से घिसते हैं, रगड़ते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो वायरस जो है इन्फेक्टेड प्लांट का, संक्रमित पादप का, वो स्वास्थ्य पादप में यानी हेल्दी प्लांट में चला जाएगा और इन्फेक्शन जो है उसमें भी फैल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, स्वस्थ पादप में संचरित हो जाएगा। मैनी टाइम्स एट हार्वेस्टिंग ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल मशीन्स viruses get attached to them and can be transmitted to normal plant। यानी कई बार रोगी पादप की कटाई के समय जो विभिन्न कृषि यंत्र होते हैं उनके अंदर भी वो वायरस चिपक जाते हैं और जब वो स्वस्थ पादप के संपर्क में आते हैं तो वो उनमें संचरित हो जाते हैं। अगला तरीका है बाय सीड्स यानी विषाणुओं का संचरण बीजों द्वारा। तो अब बीजों द्वारा क्या होगा, मैनी वायरसेस प्रेजेंट इन हेल्दी सीड्स आर इन इनएक्टिव स्टेट, यानी कई जो बीजों के अंदर वायरस विषाणु उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज यानी अक्रिय अवस्था के अंदर हो सकते हैं। बट प्लांट प्रोड्यूस बाय देम जर्मिनेट एंड फॉर्म इन्फेक्टेड एंड डिजीज प्लांट, परंतु वो कब बीजों के अंदर किस अवस्था में, अक्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था के अंदर, परंतु जैसे ही वो बीज हमने बोए उससे पादप बन रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और उसके अंदर रोग फैला देगा। तो उसके द्वारा जो पादप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, रोगित पादप हो जाएगा। अगला है पोलन के माध्यम से यानी परागकणों के माध्यम से, कि अब इन्फेक्टेड प्लांट है उसके पोलन ग्रेन किसी स्वस्थ पादप के ऊपर गिर गए, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो गया ओव्यूल के साथ, तो वो बना लेगा इन्फेक्टेड प्लांट। बाय एयर एंड वाटर यानी हवा व पानी के द्वारा भी विषाणुओं का संचरण हो सकता है। बाय पैरासिटिक प्लांट यानी परजीवी पादप। तो अब परजीवी पादप के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बेनेट 1940 व जॉनसन 1941 के अनुसार परजीवी जो अमर बेल है जिसको हम कस कटक का प्लांट कहते हैं, उसका संक्रमण
जब वायरस ग्रस्त रोगित पादप के अंदर होता है तो इनके फ्लोएम टिश्यू में उपस्थित, यानी इनके फ्लोएम जो उत्तक रहते हैं उनमें जो प्रेजेंट वायरस होता है जब आगे स्वस्थ पादप के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमित कर देता है। अगला है ट्रांसमिशन थ्रू नेमेटोड एंड फंगस, यानी जो कृमि होते हैं यानी निमेटोड्स होते हैं उनके माध्यम से व कवक द्वारा इनका संचरण। तो इनका संचरण किस प्रकार के होगा? अगर किसी भी प्रकार का नेमेटोड वर्म या फंगस, कवक या फिर कृमि जो नाशी होता है, कृमि जो होते हैं, निमेटोड्स जो होते हैं वो मृदा के अंदर उपस्थित है, वेक्टर के साथ वो ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे निमेटोड कौन कौन से ट्रांसफर कर सकते हैं? तो लॉन्गिडॉर्मस, जिम्फिनेमा, ट्राइकोडॉर्मस, ये जो है निमेटोड विषाणुओं के संचरण का कार्य करते हैं। वैसे ही ऑल्पिडियम ब्रेसिकेसी और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ये भी जो है विषाणुओं के संचरण का कार्य करते हैं। ऑफिडियम ब्रेसिकाई जो है वो वायरस, तंबाकू स्टैंड वायरस और लेट्यूसी बिग वेन वायरस, इनका संचरण कर सकता है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है पोटैटो एक्स वायरस और मॉप टॉप वायरस, इनका संचरण कर सकता है। अगला है ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट, यानी कीटों द्वारा संचरण। कीटों के द्वारा भी जो है वायरसों का संचरण हो सकता है। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वाहक का कार्य करते हैं वायरस के संचरण के लिए। अब मोस्ट वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट ओनली। अब इनके अंदर इंसेक्ट कौन कौन से ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे प्लांट हॉपर्स, एफिड्स और श्वेत कीट यानी वाइट फ्लाई। अब इनके अंदर माउथ अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं, मुखांग उपस्थित होते हैं और ये जो वायरसेस का संचरण होता है, अब ये जो वायरसेस का संचरण होता है दो तरीके से होता है, अस्थायी प्रकार से और स्थायी प्रकार के वायरसेस का संचरण ये कर सकते हैं, यानी नॉन परसिस्टेंट टाइप वायरस और परसिस्टेंट टाइप वायरसेस का इनके द्वारा संचरण हो सकता है। ये सब हमारे लेक्चर्स में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला जो संचरण का तरीका है ट्रांसमिशन बाय माइट्स, यानी गुणों द्वारा संचरण। तो वायरसेस आर जनरली ट्रांसमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ वेरियस फैमिलीज लाइक इरोफाइडी और टेट्राचिदार एक्सेट्रा, दैट इज माइट्स, यानी माइट्स यानी गुण जो रहते हैं उनके माध्यम से भी विषाणुओं का संचरण हो सकता है। द मेंबर्स ऑफ दीज टू फैमिलीज हैविंग पियर्सिंग एंड सक्शन एबिलिटी, यानी इनके अंदर छेदन और चुष्कांग अंग होते हैं, चुष्कन क्षमता होती है जो मुखांग के अंदर, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वायरस के संचरण का कार्य करते हैं। तो ये था विषाणुओं के संचरण के ऊपर नोट, यानी वायरसेस किस तरीके से फैलते हैं। तो अलग अलग विधियां हमने देखी। इसके अलावा इन सबको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है जब हमने क्लासेस ली हमारे ऐप पर, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये जो PDF है वो आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा जो हमसे जुड़े हुए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। उनको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमसे कांटेक्ट करें, यानी जैसे ही आप हमसे संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे कि ये चीज़ आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF है वो। अब लास्ट क्वेश्चन आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट स्ट्रक्चर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस, यानी राइजोपस की संरचना, थैलस की संरचना के बारे में और उसके अंदर अलैंगिक प्रजनन के बारे में समझाइए। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझानी है। तो राइजोपस क्या है? कवक है। तो कवक की कायिक संरचना के बारे में यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कवक जाल होता है वो वाइट कॉटनी ग्रोथ यानी सफ़ेद रुई नुमा वृद्धि के समान दिखता है। ये जो होता है इसके अंदर ये जो माइसीलियम रहता है वो किस प्रकार में होता है? सिनोसिटिक कंडीशन में, यानी संकोशिक अवस्था में इसकी बहुत सारे केंद्रक एक कोशिका में उपस्थित होते हैं। और ये जो है अत्यधिक शाखित प्रकार का माइसीलियम होता है यानी कवक जाल होता है। इसके अंदर इसका जो हाइफी रहता है यानी इसके अंदर जो कवक तंतु रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कवक जाल में। एक होता है भूस्तरी यानी स्टोलेंस, दूसरा होता है राइजोइड्स यानी संलग्न, और तीसरे होते हैं स्पोरेंजियोफोर यानी बीजाणुधानीधर। अब स्टोलेंस क्या होते हैं? तो स्टोलेंस वो हाइफी होते हैं, वो कवक तंतु होते हैं जो हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से अधोस्तर पर वृद्धि करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर डेवलप करते हैं। ये जो है स्टाउट होते हैं और लेस ब्रांच होते हैं, यानी मोटे होते हैं और कम शाखित होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? स्टोलन है यानी भूस्तरी है। तो अब ये कैसा है? मोटा होता है, कम शाखित होता है,
ये जो है क्या कार्य करता है, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। ये पूरा का पूरा राइजोपस का कॉटनी माइसीलियम है। उसके अलावा ये मूलाभास यानी राइजोइड, और ये ऊपर जो है स्पोरेंजियोफोर यानी बीजाणुधानीधर है। तो हम इसके स्टोलेंस के बारे में पढ़ें तो स्टोलेंस जो है इसके डेवलप होते हैं टफ के अंदर, यानी एक गुच्छे के अंदर विकसित होते हैं जहाँ पर कांटेक्ट होता है इनका सबस्ट्रेटम से। अब राइजोइड्स जो है वो क्या होते हैं, तो ये कवक तंतु बार बार शाखित होते रहते हैं। इनका कार्य क्या है, ये अधोस्तर को पेनिट्रेट करते हैं यानी अधोस्तर में उपस्थित होते हैं। वहाँ से ये कवक जाल के लिए यानी राइजोपस के लिए क्या लाते हैं, फूड लाते हैं, पोषण लाते हैं और जल अवशोषित करके देते हैं। अब स्पोरेंजियोफोर क्या होते हैं, तो ये इनके अंदर जनन की संरचना है। ये किस प्रकार की संरचना है, तो ये ऊर्ध्व होती है यानी इरेक्ट होती है, एरियल यानी वायवीय होती है, और अनब्रांच हाइफी होती है यानी अशाखित कवक तंतु होते हैं। ये जो है अपवर्ड टफ्स के अंदर यानी गुच्छों में ऊपर की ओर स्टोलन से भूस्तारी से ऊपर की ओर विकसित होती है, राइजोइड्स के ऑपोजिट। अब इन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या लगे रहते हैं, टर्मिनल स्पोरेंजिया यानी अंतस्थ बीजाणुधानी। अब ये जो बीजाणुधानी उपस्थित है ये किसके अंदर काम आ गए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब इनका जो हाइफी होता है वो ट्यूबुलर प्रकार की संरचना होती है। हाइफल वॉल जो रहती है उसमें माइक्रोफिब्रिलर और कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं, कंजिस्ट ऑफ काइटिन एंड काइटोसन, यानी कवक तंतु भित्ति जो रहती है उसमें माइक्रोफिब्रिल व जटिल होती है और ये जो है काइटिन और काइटोसन द्वारा बनी रहती है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ प्रकार के पॉलीसेकेराइड उपस्थित होते हैं जैसे ग्लूकासमीन, गैलेक्टोज, प्रोटीन, प्यूरिन, लिपिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। सेल वॉल जो रहती है इसके अंदर वो अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर उपस्थित होती है, यानी कोशिका भित्ति बाहर उपस्थित है, उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट इज ग्रेन्युलर यानी इसका जो कोशिका द्रव्य रहता है प्रोटोप्लास्ट होता है वो कणिकामय होता है जिसके अंदर अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी तेल बूंदे और ग्लाइकोजन बॉडी यानी ग्लाइकोजन पिंड पाए जाते हैं। जो परिपक्व कवक तंतु होते हैं उनके अंदर छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। छोटी रिक्तिकाएं जो होती है वो कॉलिसिस हो जाती है यानी मिश्रित होकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। यानी जो नवीन हाइफी होते हैं, नवीन कवक तंतु होते हैं उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है, परंतु जो ये छोटी होती है और जैसे परिपक्वता आती है ये ओल्ड होने लगते हैं तो वैसे ये सब जो रिक्तिकाएं हैं वो संयुक्त होकर एक बड़ी मिश्रित रिक्तिका का निर्माण करती है। इसमें जो केंद्रक रहते हैं वो इरेगुलर होते हैं शेप के अंदर यानी अनियमित होते हैं आकार के अंदर, और डिवाइड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन यानी पट द्वारा, संकुचन द्वारा ये क्या करते हैं, विभाजित होते हैं। ये इसकी कोशिकीय संरचना जिसमें हमने कहा कि इसके अंदर सेप्टा नहीं होता, न्यूक्लियाई केंद्रक खूब सारे उपस्थित है, ऑयल ड्रॉपलेट उपस्थित है, रिक्तिकाएं पाई जाती है, कोशिका द्रव्य होता है। अगर एनलार्ज करके हम देखें तो इस प्रकार की कुछ इसकी कोशिका की संरचना उपस्थित होती है। तो ये था इसकी कायिक संरचना के बारे में, या हम थैलस की संरचना बोले, यानी थैलस किस प्रकार का होता है राइजोपस में। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसी के साथ है अलैंगिक प्रजनन के बारे में, यानी राइजोपस में हमें क्या बताना है, अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर दो तरीकों से होता है। एक होता है एप्लेनोस्पोर यानी अचल बीजाणु द्वारा, और दूसरा होता है क्लेमाइडोस्पोर यानी क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा। तो पहले हम पढ़ेंगे अचल बीजाणु द्वारा इसके अंदर अलैंगिक प्रजनन, यानी एप्लेनोस्पोर द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है अनुकूल परिस्थिति में यानी फेवरेबल कंडीशन के अंदर राइजोपस में क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो ये क्या है, द मल्टी न्यूक्लिएटेड नॉन मोटाइल स्पोर, यानी बहुकेंद्र की अगतिमय अचल बीजाणु होते हैं जिनको हम अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहते हैं। उसके अलावा इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। यानी अब ये बनते कहाँ पर है, तो ये अंदर की ओर बनते हैं किसमें, राउंड ब्लैक स्पोरेंजियम, यानी काली कलर की जो स्पोरेंजिया बीजाणुधानी होती है, स्पोरेंजियोफोर होते हैं, उनके अंदर इनका निर्माण होता है। स्पोरेंजियोफोर जो है स्टोलन से ऊपर की ओर जो विकसित होते हैं, जब हमने इसकी अलैंगिक संरचना मतलब कायिक संरचना देखी तो उसमें हमने कहा मूलाभास के विपरीत
भूस्तरीय पर स्पोरेंजियोफोर यानी बीजाणुधानी का विकास होता है। इन बीजाणुधानी के अंदर ही स्पोरेंजिया जो है इनके टिप्स के ऊपर यानी इनके शीर्ष पर लगा होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या उपस्थित है, राइजोइड्स उपस्थित है, ये क्या उपस्थित है, स्टोलन पाया जाता है और इसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर उपस्थित है और स्पोरेंजिया के ऊपर शीर्ष के ऊपर लगती है बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर एट टाइम ऑफ स्पोरेंजियम फॉर्मेशन टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर स्वेल्स इनटू नोब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जब बीजाणुधानी के ऊपर बीजाणुधानी का निर्माण होता है तो एक घुंडीनुमा संरचना यानी नॉब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार की संरचना जो है उसके ऊपर निर्मित होती है जिसके द्वारा बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर खूब सारी केंद्रकियां उपस्थित होती है और ये स्वेलन वेसिकल्स यानी फूली हुई पुट्टिका का निर्माण करती है। अब इसकी जो स्वेलन टिप है, फूली हुई शीर्ष है, वो एक बड़ी ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर यानी गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है जिसको हम तरुण बीजाणुधानी कहते हैं। अब यहाँ पे जो बीजाणुधानी का कंटेंट होता है, इसके अंदर जो सामग्री होती है वो दो भागों के अंदर विभेदित हो जाती है, जिसमें आता है परिधीय सघन बहुकेंद्रकीय क्षेत्र यानी पेरिफेरल डेंस मल्टी न्यूक्लिएटेड रीजन, और दूसरा आता है केंद्रीय क्षेत्र जिसके अंदर छोटी चपटी वैक्यूल्स और कुछ केंद्रिकाएं उपस्थित होती है, यानी कुछ केंद्रक उसके अंदर पाए जाते हैं। तो दो भाग बन गए, एक परिधीय क्षेत्र जो बहुकेंद्रकीय और एक अंदर की जो है वेसिकल युक्त है, वैक्यूल युक्त है यानी छोटी रिक्तिकाएं युक्त है, वह उसके अंदर कुछ केंद्रक पाए जाते हैं। अब इनके बीच के अंदर क्या होता है, एक मध्य खांच का यानी क्लेफ्ट का निर्माण होता है। इन दोनों रीजन्स के बीच में क्लेफ्ट का निर्माण होता है, जो जितनी भी रिक्तिकाएं होती है वो कोलेसेस यानी मिश्रित होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। तो ये बना लेती है एक डोम शेप संरचना यानी डोम के आकार की संरचना, गुंबदनुमा संरचना, जो यहाँ पर दो रीजन को पूरी तरह से सेपरेट कर देती है। अब जो सेंट्रल वैक्यूलेटेड पार्ट है यानी रिक्तिका युक्त भाग है उसको हम कहते हैं कॉल्यूमेला या फिर स्तंभिका। वहीं पे जो बाहर की ओर पेरिफेरल फर्टाइल रीजन है यानी उर्वर भाग है उसको हम बोलते हैं, वहाँ पर बनते हैं स्पोर्स का। अब ये जो कॉल्यूमेला है वो प्रोटोप्लास्ट के साथ ही जुड़ा रहता है स्पोरेंजियोफोर के। यहाँ पर क्या होगा, स्पोरेंजियोफेरस जोन जो रहता है पेरिफेरल भाग का, वहाँ पर विदलन होगा जिससे क्या होगा, कई बहुकेंद्रकीय खंड का निर्माण हो जाता है। अब जो प्रत्येक खंड होता है वो एक गोलाकार बहुकेंद्रकीय अगतिशील बीजाणु का निर्माण करता है जिसको हम अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर कहते हैं। अब जैसे ही परिपक्वता आती है तो ये बीजाणुधानी की भित्ति जो है वो सूखने लगती है, कॉल्यूमेला जो है वो उलट कर टूटने लगता है, ढह जाता है और उसकी संरचना बन जाती है। अब ये जो इसमें बीजाणु भित्ति है वो टूटेगी जिसकी वजह से ये जो बीजाणु है वो वातावरण के अंदर वितरित हो जाएंगे। अब स्पोर्स जैसे ही उपयुक्त अधोस्तर पे जाके चिपकेंगे, वहाँ पे अंकुरन होगा, जनन नलिका का निर्माण करेंगे और नए माइसीलियम राइजोपस के बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें एप्लेनोस्पोर द्वारा यानी अचल बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये क्या है, एप्लेनोस्पोर, रिप्रोडक्शन बाय एप्लेनोस्पोर। यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है राइजोपस का प्लांट, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया के ऊपर पुट्टिका का निर्माण होगा, दो लेयर बन जाएगी, परिधीय और केंद्रीय। केंद्रीय जो रहेगी वो रिक्तिका युक्त होगी, परिधीय जो होगी वो स्पोर्स का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे जो कॉल्यूमेला है वो क्या है, बंध्य भाग है, वहीं पे जो पेरिफेरल भाग है वो कैसा होगा, उर्वर भाग होगा। ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरस का निर्माण हो गया, बीच के अंदर कॉल्यूमेला यानी स्तंभिका का निर्माण हो गया। अब ये स्तंभिका जैसे जो सूखने लगती है उसके बाद ये स्पोर जो है यहाँ पर बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब बीजाणु जैसे ही बाहर की ओर निकलेंगे उसमें से जनन नलिका यानी जर्म ट्यूब का निर्माण होगा, कवक तंतु का निर्माण करेंगे और वापस से पूरा का पूरा राइजोपस का प्लांट ये बना लेंगे। अब ये तो कब होगी, फेवरेबल कंडीशन में यानी अनुकूल दशाओं के अंदर जो राइजोपस है वो किसके माध्यम से जनन करेगा, एप्लेनोस्पोर यानी अचल बीजाणुओं के माध्यम से जनन करेगा। परंतु कभी कैसा हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए यानी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके अंदर राइजोपस किसके माध्यम से जनन करेगा, तो क्लेमाइडोस्पोर द्वारा यानी क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा जनन करता है। अब इसके अंदर क्लेमाइडो बीजाणु के निर्माण के समय क्या होता है,
ए टाइम ऑफ क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन मैच्योर माइसीलियम, यानी जो परिपक्व कवक जाल होता है, बिकम सेप्टेड, यानी उसमें पट का निर्माण हो जाता है, और प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल फॉर्म अ राउंडेड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी अब ये सेप्टा निर्माण होने के बाद जो कोशिका बनी उसके अंदर क्या होगा, वो राउंड, उसका जो कोशिका द्रव्य होगा वो गोलाकार हो जाएगा और थिक वॉल स्ट्रक्चर का निर्माण यानी मोटी भित्ति युक्त संरचना का निर्माण करेगा, जो रहती है क्लेमाइडो बीजाणु की संरचना। अब ये जो क्लेमाइडो बीजाणु है वो चीरकालिक अंग यानी पेरिनेटिंग बॉडी का काम करते हैं। वो अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल परिस्थितियों को लंबे टाइम तक झेल सकते हैं, और जैसे ही वापस अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वो अंकुरित होकर नए जो थैलस रहते हैं, नए जो राइजोपस के जाल रहते हैं, कवक जाल रहते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुकूल दशाएं रहती है उसके अंदर क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा निर्माण होता है। तो अब ये राइजोपस का नॉर्मल फिलामेंट, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, पट का निर्माण हो जाएगा। पट निर्माण होने के बाद ये क्या बना लेंगे, मोटी क्लेमाइडो बीजाणुओं की जैसी संरचना बना लेंगे, थिक वॉल्ड होगी। ये चीरकालिक अंग का कार्य करती है यानी पर्नेटिंग ऑर्गन का कार्य करती है, और राइजोपस में अनफेवरेबल कंडीशन को यानी प्रतिकूल परिस्थितियों को सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल होती है, यानी उनको सर्वाइव कर सकती है। जैसे ही अनुकूल दशाएं आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो क्लेमाइडो बीजाणु है वो अंकुरन करके नए राइजोपस का थैलस बना लेते हैं। तो ये था आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने कुछ पार्ट बी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट हमारे जो ऐप पर है देख सकते हैं। हमारे ऐप पर सारे डिटेल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं जो हमसे जुड़ा हुआ है, और जो हमसे जुड़ना चाहता है वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये पीडीएफ जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए ऐप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं जिनको ये पीडीएफ पढ़ना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हाथों हाथ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे।